हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस व्याकरण के सेशन में विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन के बारे में जानकारी लेंगे। आप सभी को पता ही है कि भाषा में भावों की स्पष्टता एवं शुद्धता हेतु विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप विराम चिन्हों का यानी पंक्चुएशन का गलत प्रयोग करेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ रुको, मत जाने दो, इसमें अगर अल्पविराम जो है वह गलती से मैंने रोको रोको के बाद नहीं बल्कि रोको मत मत के बाद लगाया तो मेरा वाक्य बन जाता है रोको मत जाने दो। असल में वाक्य होना चाहिए रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार इन वाक्यों में अल्प विराम के अलग अलग प्रयोग करने के कारण दोनों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं और विराम चिन्ह का सही उपयोग करने से किस प्रकार अर्थ स्पष्ट होता है ये तो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलो हम विराम चिन्ह इस शब्द की परिभाषा को समझते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इसी प्रकार लिखते समय भी हम कई स्थानों पर रुकते हैं या कुछ विशेष भाव प्रकट करते हैं जिन्हें हम कुछ चिन्हों की सहायता से प्रकट करते हैं। चिन्ह का मतलब होता है साइन, और इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी यानी इंग्लिश, मराठी, हिंदी या कोई भी अन्य भाषा जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। और बच्चों, आप सभी को ये भी पता होगा ही कि विराम चिन्ह के कारण ही हमारी जो भाषा जो है वह समझने लायक, पढ़ने लायक, सुनने लायक और लिखने लायक बनती है। विराम चिन्ह भाषा को एक अनोखा सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो चलो हिंदी में कुछ विराम चिन्हों के नाम और उनके चिन्ह का हम परिचय लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोष्ठक बनाया गया है। जैसे पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, उसका चिन्ह दिया गया है। अर्ध विराम यानी सेमीकोलन, उसका भी चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। अल्प विराम यानी कॉमा, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद योजक चिन्ह यानी हाइफन जिसे हम कह सकते हैं, विवरण चिन्ह यानी कोलन और डैश, उसके बाद कोष्ठक यानी ब्रैकेट, फिर हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह यानी करेक्शन साइन, उसके बाद निर्देशक चिन्ह यानी डैश, फिर लाघव चिन्ह यानी एब्रीवेशन मार्क। इस प्रकार ये कुछ विराम चिन्ह आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अभी हम इनका विस्तारपूर्वक जानकारी लेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह आपके सम्मुख एक दंडी के रूप में दिया जाता है। यानी हिंदी में पूर्ण विराम जो है वह
एक बिंदी के रूप में नहीं बल्कि एक डंडी के रूप में, खड़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का हमें बोध होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पूर्ण विराम, मैं पत्र लिख रहा हूँ, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम समझना बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर विद्यार्थी पूर्ण विराम लगाते समय यानी उसे सही जगह लगाना वो भूल जाते हैं या कभी कभी लगाते ही नहीं, तो तब उनके अंक जो है वो काटे जाते हैं। उसके बाद दूसरा चिन्ह है अर्ध विराम, जिसे हम कह सकते हैं अर्ध विराम यानी सेमीकोलन जिसे कहते हैं। जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है तब वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी पूर्ण विराम से पहले, पूर्ण विराम से पहले यानी पूर्ण विराम से थोड़ा कम अगर हमें रुकना है तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वही मेरा दुश्मन बन गया। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मज़े किए। इस प्रकार अब तीसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम यानी कॉमा। अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर आप समझ गए कि जो अर्ध विराम है उससे यानी अल्प विराम से ज़्यादा जब आपको रुकना है तब अर्ध विराम लगाना है, और अर्ध विराम से भी ज़्यादा जब आपको रुकना है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। ये इन तीनों में अंतर है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। संबोधन का मतलब होता है जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तब भी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मेज़ पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं, रवि इधर आओ। उसके बाद का चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही आसान है समझना। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है और इसी चिन्ह की वजह से एक सामान्य वाक्य जो है वो प्रश्न में बदला या परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, तुम कब तक वापस लौटोगे? क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? इस प्रकार प्रश्न सूचक चिन्ह बहुत ही आसान सरल है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय, यानी ये जो है ये हमारे भावों के नाम हैं। आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। संबोधन यानी जैसे मैंने पहले प्रकार में बताया, किसी को पुकारने के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है, यानी उस पुकारने यानी जो शब्द उसके बाद जो चिन्ह ये लगाया गया है तो उस शब्द में हमारा भाव जो है वो व्यक्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अरे उद्गारवाचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह, अरे कहाँ चल दिए। उसके बाद छी छी, इतनी गंदगी कैसे। तो यहाँ पर देखना कि अरे ये जो शब्द है, छी छी ये जो शब्द है, इसमें जो भाव है वो व्यक्त होता है। जैसे अरे में एक प्रकार का आश्चर्य है या एक प्रकार का अचरज है। उसके बाद छी छी में जैसे घृणा है। उसके बाद शाबाश, मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। अब यहाँ पर देखना शाबाश, इस
शब्द में एक जैसे उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति एक प्रशंसा के भाव जो है वो व्यक्त किए गए हैं। तो इस प्रकार यानी इस चिन्ह को लगाने से ये जो विराम चिन्ह जो है ये उस वाक्य को एक अलग ही रूप दे देता है। उसके बाद हम देखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा जिसे आप लोग कह सकते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दोहरा है यानी डबल है और सिंगल है यानी इकहरा है। जैसे दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को यानी जो डायलॉग डिलीवरी जो होती है यानी किसी के साथ जब बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, तो उसे लिखते समय ज्यों का त्यों यानी एज इट इज़ उद्धृत करने तथा यानी उद्धृत करना यानी उसे एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए उस डायलॉग डिलीवरी को, तथा इकहरे उद्धरण चिन्ह इकहरे उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसका प्रयोग नाम उपनाम, नाम का मतलब होता है योर नेम, सरनेम, या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए, नहीं उसका एक इम्पोर्टेंस बताने के लिए सिर्फ उतने ही शब्द का हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था अल्प विराम कॉमा और दोहरा उत्तर चिन्ह यानी उनका वो कथन है, उनका वो डायलॉग है, संवाद है, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी जो है, तो हरिवंश राय की ये श्रेष्ठ काव्य कृति है। तो मधुशाला ये उनकी जो फेमस बुक जो है उसे हाईलाइट करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरे अवतरण चिन्ह का या उद्धरण चिन्ह भी आप कह सकते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला चिन्ह है योजक चिन्ह यानी हाइफन जिसे आप लोग कह सकते हैं। इसका प्रयोग जब हमें शब्द युग्म बनाना है, पेयर वर्ड्स जब बनाने होते हैं तब किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में, यानी यहाँ पर तुलना करना का मतलब होता है जब हमें कंपैरिजन करना है, तो युग्म शब्द यानी पेयर वर्ड जब बनाने हैं या दो शब्दों को जोड़ना है या दो से अधिक भी कभी कभी शब्द होते हैं, तो उनको कंबाइन करने के लिए, क्लब करने के लिए, एक साथ लाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मजदूर दिन रात काम करता है, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो। तो इसका जब वाचन होता है तब वो एक साथ यानी उस शब्द को रुक कर नहीं, जैसे दिन रात, तो दिन और रात असल में ये दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन योजक चिन्ह की वजह से वो एक शब्द बन गया है, तो उसका उच्चारण जो है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी हमें सलग करना है। उसके बाद अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह यानी कोलन और डैश। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए, निर्देश का मतलब होता है कि डायरेक्शन, एक उसे सूचना देना, उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखना ये जो डैश लगाया गया है, ओके, तो जैसे उन प्रमुख भेदों के बारे में जानकारी कि कौन से भेद है, तो ये भेद है, तो इस प्रकार संज्ञा को वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला चिन्ह है कोष्टक यानी ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट है वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोलाकार ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पर वर्गाकार ब्रैकेट है। तो किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए पद, तो यहाँ पर पद का अर्थ शब्द भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे दिन, तो दिन का अर्थ यानी दिवस, ओके, तो उसे ब्रैकेट में अलग से बताया गया है कि इसका ये अर्थ है। जैसे दीन, तो दीन का अर्थ क्या होता है, तो गरीब। तो
दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। तो इसे अर्थ के द्वारा यहाँ पर जैसे कह सकते हैं बताने की कोशिश है, तो उसके लिए कोष्टक का चिन्ह इस्तेमाल किया है। उसके बाद क्रम का बोध यानी जब हम लोग सीरियल ऑर्डर जो है क्रमांक लिखते हैं तभी भी हम लोग कोष्टक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अ आ के रूप में, जैसे वर्ण के रूप में हम लोग ऑर्डर बनाते हैं, क्रम बनाते हैं, या अंकों के रूप में, नंबर्स के रूप में। उसके बाद यहाँ पर और एक उदाहरण है, नाटक में भावों की अभिव्यक्ति के लिए। ओके, अभी भावों की अभिव्यक्ति, भाव का मतलब होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं, तो उसके लिए भी कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है तो वो उसके मन में अभी कौन से भाव हैं जिसके कारण वो ये डायलॉग बोल रहा है। तो ये वाचक को समझ में आने के लिए, तो जैसे राहुल गुस्से से, तो राहुल का जो संवाद है, राहुल का जो डायलॉग है उसमें क्रोध है। तो ब्रैकेट में ये समझाने की कोशिश है ताकि हमारे यानी उस डायलॉग को या उस संवाद को पढ़कर हम उसे अच्छी तरह से समझ सके कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो असल में क्या बताना चाहता है, तो उसे कोष्टक के रूप में यहाँ पर समझाया है। उसके बाद अगला चिन्ह है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह का मतलब होता है करेक्शन मार्क, यानी जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी अगर समझो लिखते समय कोई शब्द हमसे चूक गया या हम भूल गए, ओके, तब हम करेक्शन मार्क करके उस शब्दों को वहाँ पर लिख सकते हैं ताकि वो यानी वो वाक्य जो है वो पूर्ण हो जाए। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि सुदीप अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर बहुत शब्द लिखना भूल गए, तो इस प्रकार चिन्ह लगाकर आप उस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद नीरा आएगी, तो वहाँ पर कल शब्द जो है वो छूट गया था, तो त्रुटि चिन्ह लगाकर या जो हंस पद है वो लगाकर उसका प्रयोग यानी उसका प्रयोग किया गया है, यानी उस चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, जिसे कह सकते हैं हम लोग डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, कथन यानी वापस संवाद है, डायलॉग डिलीवरी है, उद्धरण यानी जैसे कोई कोटेशंस है, और संवादों में, तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले, यानी एग्जाम्पल के बाद या विवरण, विवरण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, देने से पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम बोला, अभी राम क्या बोला, उसका क्या कथन है, तो उसको डैश यानी निर्देशक चिन्ह के द्वारा मैं बेईमानी नहीं कर सकता। उसके बाद अध्यापिका ने कहा, तो अध्यापिका ने क्या कहा, क्या है उनका संवाद, आप अपनी किताबें खोलिए। यहाँ पर आप और एक बात गौर कर सकते हैं कि निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह दोनों का स्वरूप एक जैसा है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर ऐसा है कि योजक चिन्ह जो है उसकी लकीर छोटी है, उसकी रेखा जो है, लाइन जो है वो छोटी है, यानी जो माइनस जैसा साइन आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा है, और निर्देशक चिन्ह का थोड़ा बड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह, जिसे आप कह सकते हैं एब्रीवेशन मार्क, एब्रीविएशन मार्क। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग जब हमें बड़े शब्द संक्षेप में यानी इन अ शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे ये जो शून्य जैसे बिंदी जैसा चिन्ह जो है वो लगा दिया जाता है। तो अक्सर आपने इस प्रकार के शब्द देखे होंगे, पढ़े होंगे, जैसे अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित ये शब्द पूर्ण न लिखकर उसे संक्षेप में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, प और उसके बाद ये चिन्ह लगाकर। जैसे डॉक्टर, ये तो शब्द आपने हमेशा देखा ही होगा। तो इस प्रकार डॉक्टर सुनील कुमार जैन, तो देखो यहाँ पर किस प्रकार उसे लाघव चिन्ह के द्वारा शॉर्ट यानी उसे संक्षेप में किया गया है।
उसके बाद यहाँ पर विराम चिन्ह के बारे में हमने जो भी जानकारी ली ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसकी हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। ये जो सारे विराम चिन्ह हैं, इस विराम चिन्ह को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उसे याद करना है और उसकी प्रैक्टिस यानी उसका अभ्यास करना है। धन्यवाद स्टूडेंट।